तो अपने आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है राजस्थान की नदियाँ। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस एक थोड़ा सा ध्यान से समझना इस टॉपिक को। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इस टॉपिक में, बस समझ के ऊपर आधारित है। रटने से ज़्यादा प्रश्न सही नहीं होंगे, समझने से ज़्यादा होंगे। ग्राम सेवक जैसी परीक्षाओं में आपने प्रश्न देख लिए होंगे, तो समझने से ज़्यादा प्रश्न क्लियर होंगे इसमें, ठीक है। अपने ऐसे पढ़ते होते हैं राजस्थान के अंदर अपवाद अंतर। टॉपिक का नाम है राजस्थान में अपवाद अंतर। राजस्थान में क्या था? अपवाद अंतर। और राजस्थान के अपवाद अंतर में मैं आपको 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी फिलहाल, जिसमें आपका एक टॉपिक रहेगा राजस्थान की नदियां, राजस्थान की नदियां, और जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की झील, जितने भी झील है राजस्थान की वो। उसके बाद तालाब, कुएं, बावड़ी, वो थोड़ा सा एक क्लास के अंदर अपने सारे चर्चा कर लेंगे। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राजस्थान की नदियां, ठीक है। अब राजस्थान की नदियों की शुरुआत कैसे करें? कहीं को तो शुरुआत ही नहीं सेट होती कि शुरुआत कैसे करें, तो सुनना मेरी बात ध्यान से। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा? राजस्थान की नदियां। अच्छा, नदियों में आप एक कंसेप्ट समझना, 2 बातें। पहली, एक तो आपके सामने लिखा आएगा दोआब। दोआब क्या होता है? एक आएगा प्रवाह क्षेत्र। पहले ये 2-3 सब समझ लो, आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। प्रवाह क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र बोलते हैं, है ना। तो बताओ दोआब क्या होते हैं? एक नदी ये बह रही है मेरे भाई, एक नदी ये बह रही है, इस 2 नदियों के बीच का जो बेल्ट होता है उसे क्या कहते हैं? ये तो बात समझ में आ गई। प्रवाह क्षेत्र क्या होता है? ये नदी कोई बह रही है, क्या बह रही है? कोई नदी, और इस नदी के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जैसे जैसे नदी बहती है ना, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्रवाह क्षेत्र। राजस्थान में एक नदी है जिसका नाम है चंबल। कौन सी नदी है? वैसे तो ये बताया जाता है कि 12 महीने चलने वाली राजस्थान में एक ही नदी है, बाकी जो नदियां वो वर्षा के ऊपर निर्भर हैं। इसीलिए आपको बातें सुनने को मिलती है ना कि राजस्थान में पानी की कमी है। कमी तो ऐसे नहीं कह सकते, बहुत पानी है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नदियां कितनी बहती हैं राजस्थान में, तो अभी पता लग ही जाएगा। राजस्थान में नदियों का जो अपवाद तंत्र है वो कितने प्रकार का पाया जाता है? राजस्थान में नदियों का 3 प्रकार से क्या पाया जाता है? अपवाह तंत्र। तो राजस्थान में नदियां को अपवाह तंत्र कितना प्रकार को पाया जाए? 3 प्रकार को। तीन प्रकार का क्या पाया जाता है राजस्थान का अपवाह तंत्र? अब तुम नोट्स बनाने यहां से शुरू कर देना। 3 प्रकार का देखो कैसे। ये प्यारा सा अपना राजस्थान है। राजस्थान के अंदर एक आंतरिक अपवाह तंत्र पाया जाता है। कौन सा अपवाह तंत्र? आंतरिक अपवाह का तंत्र। एक वो नदी होती है जो राजस्थान से निकली, राजस्थान में लुप्त हो गई, उसे कौन सा अपवाह तंत्र बोलेंगे? आंतरिक अपवाह तंत्र। नंबर 1 गुरुजी ये हो गया। एक अपवाह तंत्र पाया जाता है इधर की ओर। बताओ इधर क्या पड़ता है? अरब सागर। यानी वो नदी जिसका उद्गम तो राजस्थान से होगा, लेकिन जल कहां लेकर जाएगी? अरब सागर। कितने अपवाह तंत्र हो गए? तीसरा, इधर है बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। वो नदी, सुनना ध्यान से, वो नदी जिसका उद्गम तो राजस्थान से हुआ लेकिन जल कहां डाला? ये कौन सा हुआ? बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां।
राजस्थान में 3 प्रकार की नदी पड़ेंगी। देखो पहले दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि पढ़ना क्या है नदियों में भी। तो राजस्थान में 3 प्रकार की नदी पड़नी है। नंबर 1 आंतरिक अववाह तंत्र, नंबर 2 अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, नंबर 3 बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। समझ में आई? अब सारों ज्यादा एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि सर्वाधिक कौन सी नदी पाई जाती है राजस्थान में। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो नदियां पाई जाती है वो आंतरिक अववाह की पाई जाती है। आप विश्वास नहीं करोगे 100% में से लगभग 60% नदियां जो है वो आंतरिक अववाह की है। लेकिन उसके बाद 17% नदियां अपना जल कहां लेकर जाती हैं और बच गया 23%। और 23% जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। 23% नदियों का जल कहां गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। तो आप बताओ सर्वाधिक राजस्थान में कौन सी नदी है? 2 नंबर पे सर्वाधिक कौन सी है और 3 नंबर पे? तो राजस्थान में सबसे कम अरब सागर का अववाह तंत्र पाया जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बताऊं, आंतरिक अववाह तंत्र का मतलब वो है कि जिस कोई नदी है, नदी का उद्गम तो होता है, नदी का उद्गम तो होता है पर्वत या पहाड़ों से, किंतु वह लुप्त किसी सागर या महासागर में नहीं होती है, किसी सागर या महासागर में नहीं होती है। वो इसी या तो कोई रेत में मरुस्थल में लुप्त हो जाएगी या किसी तालाब के अंदर लुप्त हो जाएगी या किसी, समझ रहे हो बात को? तो वो नदी कहलाती है आंतरिक अववाह की। समझ में आ गई क्या मेरी बात आपको? अरे मेरे कहने का मतलब कोई नदी राजस्थान से निकली और राजस्थान में लुप्त हो गई, वो कौन सी नदी है? तो जानकारी के लिए ये बात याद रखना कि विश्व में केवल राजस्थान में ही आंतरिक अववाह तंत्र पाया जाता है। राजस्थान में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता ये। तो विश्व में आंतरिक अववाह तंत्र कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के अंदर। देखो कितना ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, अगर यहाँ से लेकर अगर हम अरब सागर में जाएंगे तो हमें 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। कितने किलोमीटर की? 400 किलोमीटर की। अगर हम बंगाल की खाड़ी जाएंगे तो हमें 2900 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। कितनी? एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था कि सर्वाधिक जो दूरी तय करती हैं वो कौन सी नदियां करती है? तो राजस्थान से निकलकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां जो होती हैं वो दूरी अधिक तय करती हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अरब सागर में भी नदियां 2 टाइप से गिरती है। एक तो नदियां वो जो कच्छ का रण में गिर जाती है, कच्छ का रण, और दूसरी वो नदियां जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। किसमें गिरती है? खंबात की खाड़ी में। चलो अब इन दोनों में से भी दूरी ज्यादा तय कौन करेगी? देखो कच्छ का रण क्या पहले आता, तो कच्छ का रण ऊपर है, खंबात की खाड़ी नीचे है। ठीक है, कच्छ का रण की जो नदियां हैं वो 225 किलोमीटर की दूरी करेंगी और खंबात की खाड़ी की ओर जाएंगी वो 275 किलोमीटर तक की दूरी भी तय कर सकती है। ठीक है, तो राजस्थान से कच्छ का रण कितना दूर है? 225 किलोमीटर। और खंबात की खाड़ी कितनी दूर है? 275 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारे जो नोट्स है ना, नोट्स बना रहा हूँ ना राजस्थान के भूगोल के, ये ऐसे मान लेना राजस्थान की कोई भी भर्ती है उसके लिए बाइबल ग्रंथ है ये। समझ रहे हो ना इस बात का? तो अच्छे तरीके से रट देना इसको। अच्छा, अब बात करें खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण की। ये थोड़ा नदी पढ़ेंगे ना तब अच्छी बात करेंगे। अभी मैं तुम्हें सबसे पहले पढ़ाता हूँ आंतरिक अववाह का तंत्र। उससे पहले कुछ सामान्य बातें और जाने, उसके बाद आंतरिक पे उतरेंगे। आरएएस मेंस में एक प्रश्न आया, अभी हाल ही का प्रश्न है, ऐसे भी नहीं है ज्यादा पुराना है, 2018 का है शायद या 16 का है, इनमें से एक है कि राजस्थान में अववाह तंत्र को समझाइए। 10 नंबर का प्रश्न आया था आरएएस मेंस के अंदर। तो इसीलिए मैं कहता हूं आपको अच्छी तरीके से समझना है ये बात। तो आप लिखते रहो अब सामान्य बातें जिसमें वनडे एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, नदियों वाला संभाग। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो नदी बहती है वो कोटा संभाग में बहती है। कौन से संभाग में? कोटा। लेकिन अगर पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है, तब याद रखना चित्तौड़ को। राजस्थान में सर्वाधिक जो नदियां बहती हैं वो कौन से जिले में बहती हैं? चित्तौड़गढ़ में। याद हो जाएगा? बिल्कुल। अगर अब इसके बाद प्रश्न बने
कि राजस्थान में न्यूनतम नदियां किस जिले में बहती है, ये प्रश्न आया भी हुआ है। न्यूनतम नदी वो है बीकानेर में। राजस्थान के अंदर न्यूनतम नदियों वाला जो जिला है, जिला वो कौन सा है, बीकानेर। और बीकानेर के बाद अगर ऑप्शन में आए तो आप चूरू कर सकते हो। अगर दोनों ऑप्शन में बीकानेर भी है चूरू भी है तो पहले किसको करोगे उत्तर, बीकानेर। बीकानेर एक ऐसा जिला है जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती है। फिर उसके बाद प्रश्न आएगा भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब हुई। भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना तो बताइए, भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1955 में। तो भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना जो है वो 1955 में भारत सरकार ने की थी। फिर आपसे प्रश्न ये पूछ लेगा कि राजस्थान में 6 जिलों में बहने वाली नदियां कौन सी है। ये थोड़े से याद रखने हैं आपको, इनका कोई उपचार नहीं है, इनको रटना ही पड़ेगा। ट्रिक याद रखना, चंबल। च से कौन सी नदी होगी, चंबली। ब से हो गई बनास नदी और ल से हो गई लूणी नदी। ये नदी कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में। 12 महीने चलने वाली नदी कौन सी है राजस्थान की, 12 मासी नदी। राजस्थान में वो कौन सी नदी है जो 12 महीने चलती है, तो चंबल का नाम तो 1 नंबर पे याद रखना है। कौन से नदी का, चंबल का। अगर दूसरे नंबर पे याद कर सको तो माही नदी भी कर लेना। और वैसे राजस्थान की कोई मूल नदी नहीं है, चंबल भी मूलतः राजस्थान की नहीं बोल सकते। राजस्थान में तो कुछ भाग में बहती है, माही भी राजस्थान की नदी नहीं बोल सकते। तो इसके कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में मूलतः कोई नदी वर्ष भर नहीं बहती है। वैसे देखा जाए तो चंबल अपनी नदी है क्या, चंबल का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से। माही का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से। तो हमारी नदी तो नहीं है मूलतः, याद रखना इस बात को। लिख ली इतनी बात। अब लिखो आगे। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, मैं जैसे करा रहा हूं इस प्रकार इस टॉपिक करना है, याद हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात तो वो है चूलिया जलप्रपात। और चूलिया जलप्रपात किस नदी पे है, चूलिया गांव चित्तौड़गढ़ में। चैऊ चूलिया, चैऊ चित्तौड़गढ़, चैऊ चंबल। चै को याद रखना है, याद हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और आता है, मांगली जलप्रपात, सॉरी भीमलत जलप्रपात। ये बूंदी के अंदर है। कहां पर है, मांगली नदी पे। आगे तो पढ़ेंगे, एक बार मैं जैसे लिखा रहा हूं वो लिख लो। किस नदी के ऊपर है, मांगली नदी पे। अब यहां आप 2 प्रश्न याद रखना। क्या, सुनो। नोट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। गुरुजी जलप्रपात क्या होता है, देखो इधर, जैसे कोई नदी आ रही है, क्या है, कोई नदी, कुछ ऐसा भाग होता है जो यहां से इस प्रकार से बह रहा होता है, ठीक है। अब ये पानी जब ऊपर से गिरेगा तो ये इस चट्टान को काटता जाएगा, काटता जाएगा, काटता जाएगा, काटता जाएगा, और एक टाइम ऐसे आएगा जब पानी ऐसे बहने लग जाएगा, बहने लग जाएगा ना ऐसे। अरे एक एक बूंद टपका गिरे ना पत्थर के ऊपर, तो 30 साल 40 साल में वो पत्थर
घिस जाता है वहां से बहुत, एक एक बूंद की बात कर रहा हूँ। एक देश है, पता नहीं, वहां पर 2 पत्थर पड़े हैं, उधर उन्होंने एक तो पत्थर पे धार मार कर गिरा और एक बूंद बूंद पर गिरा। धार मार के गिरा वो तो पत्थर बीच में से काट गया, वो पानी पत्थर को बीच में से ऐसे कर गया, और इसमें बूंद बूंद गिरा ना, वहां खड्डा हो गया। तो पानी होता है ना, पानी में ताकत बहुत होती है, पानी को ऐसे ही मैं समझो। तो ये ताकत देखनी है तो खुशबू लेना पानी के अंदर, मुंह देकर ऐसे ताकत पता लगेगी पानी में कितनी है ना। तो देखो, अच्छा अब ये ऊपर से पानी गिर रहा है, इसे ही बोला जाता है जल प्रपात, जल प्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है एंजल। कौन सा जल प्रपात है? एंजल। एंजल जल प्रपात कोरो नदी पे है। किस नदी के ऊपर है? कोरो नदी पे। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला की पहाड़ी पर, लिख लेना, वेनेजुएला की पहाड़ी में, ठीक है। ये दुनिया का सबसे 997 मीटर ऊंचा बताया जाता है। 97 भी लिखा हुआ मिलता है, 95 मिलता है। लेकिन गुरुजी ये तो हो गया विश्व का। यदि हमसे प्रश्न पूछा जाए, बताइए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का प्रश्न आए सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो आप करना महात्मा गांधी जलप्रपात को। महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में है। कहां पर है? शरावती नदी के ऊपर। यह भारत का सबसे ऊंचा है। मीटर मोटर कुछ नहीं पूछेगा कितना, कौन सा क्या ऊंचा है, बस इतना याद कर लेना आप। राजस्थान का सबसे ऊंचा चुलिया, विश्व का एंजल, भारत का महात्मा गांधी। भारत का विश्व की एंजल है और राजस्थान में चुलिया। याद हो जाओ, देख लो। आज के लिए लास्ट बात पढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम। राजस्थान में नदियों के किनारे बसे किले, शहर, अभ्यारण्य, वो कल वाली क्लास में कराऊंगा। आज सिर्फ राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम। मैं देखो, अब तुम सोचो गुरुजी हमें नदियां करा के फटाफट प्रश्न मारो ने, गगर वगैरह ये पढ़ाओ सीधा। अपने को नदियां पढ़ने से मतलब नहीं है, प्रश्न ज़्यादा सही होने चाहिए, और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न उठ जाते हैं, ये याद करना, रटना पड़ेगा इसको, ठीक है। फिर कहोगे गुरुजी टॉपिक तो करा दिया, प्रश्न आया नहीं, फिर मास्टर के तरीके से तुम पढ़ते नहीं हो, थारा तरीका पढ़ोगा तो प्रश्न कौन नहीं होगा। अब लिखो आगे, राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम। दोआब तो समझ ही गए तुम क्या होता है, त्रिवेणी संगम और समझते हैं। देखो भाई, एक नदी है, एक नदी इधर से आई और एक नदी यहां से मिली। जिस क्षेत्र पे 3 नदियां आकर मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? त्रिवेणी। त्रिवेणी के अंदर कौन सा समास है? ऐसा ही बढ़ो, त्रिवेणी में कौन सा समास है? 3 नाम आ रहा है, 3 तो 3 एक संख्या है, संख्या 2 द्वि, द्वि को 2 ही बोलते हैं, तो द्विगु, तो द्विगु है कौन ही? अच्छा, चौराहे में क्या है? द्विगु ही है, क्योंकि 4 राहों का चौराया। और चौराहे कौन ही होगी? जिसमें लाडू चक चके खाए हुए हैं, वो चौराया त्रिवेणी। देखो राजस्थान में 5 ही पढ़ना है आपका, ज्यादा इंपॉर्टेंट। कितना पढ़ना है? ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है बनेश्वर वाला, वणेश्वर धाम। वणेश्वर धाम का है, नवाटपुरा गांव के अंदर है, डूंगर। यहां पर कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है? एक तो ये याद करना, बोलो मत रहे। एक याद रखना है राजमहल। राजमहल स्थान पड़ता है टोंक में। यहां कौन कौन सी नदियों का? फिर एक याद रखना है बिगोद, बेऊ बिगोद, बेऊ भीलवाड़ा। और बिगोद के बाद तुम याद रखना रामेश्वरम धाम। ये सवाई माधोपुर के अंदर है। हाँ, मैं तुम्हें एक जानकारी लेता हूँ, RS प्री से पहले अच्छी तरह से मैं तुम्हें जियोग्राफी कंप्लीट करवा दूंगा।
भारत और विश्व की जियोग्राफी भी जल्दी शुरू करेंगे, बस आप हमें थोड़ा सा समय दे दो, ठीक है। और रामेश्वर धाम स्वामी माधोपुर में, एक याद रखना जोधपुरा, जोधपुरा ये स्थान पड़ता है टोंक में। एक जोधपुरा सभ्यता भी है, वो जयपुर में है, और जोधपुर एक जिला भी है। चलो भाई लोगों, इधर नजर गड़ाओ सारे। अब एग्जाम में क्या प्रश्न पूछेगा, या तो नदियां दे देगा 3, फिर पूछेगा इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम कहां बनता है, या स्थान दे देगा और पूछेगा निम्न में से, अरे क्या प्रॉब्लम है आपकी, या कोई स्थान दे देगा और फिर पूछेगा ये कौन सी नदियां हैं, और या फिर 4 स्थान उधर दे देगा, 4 इधर नदियां दे देगा, कहेगा सुमेलित करो कौन सी नदी किस त्रिवेणी संगम में आएगी। अच्छा अब मेरी बात सुनो, आपको ये तो याद ही है वेणेश्वर वाला, सोम आई सोम नदी, माही नदी, और सोम माही जाखम कौन सा त्रिवेणी संगम बनाती है। जैसे ये नदी होगी सोम, ये नदी मान लो माही, और ये जाखम, ऐसे 3 नदियां आपस में मिलती है वेणेश्वर धाम पे, उसे ही बोलते हैं त्रिवेणी संगम। समझ में आ गई बात, त्रिवेणी संगम क्या होता है। तो सोम माही जाखम नदी कहां पर त्रिवेणी संगम बनाती है, याद हो गया, बस ये एक याद कर लो, बाकी मैं आप याद करा दूंगा सारा। वेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम कहां बनता है, सॉरी वेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, सोम माही और जाखम। राजमहल में राजा का नाम आ रहा है क्या, राजा। एक चीज और याद रखियो, तुम सभी में अब बनास लिख लो, क्योंकि सारों में बनास तो होगी, बनास 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 बनास। तो एग्जाम में प्रश्न आए क्या, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम जो है वो बनास नदी बनाती है। कौन सी नदी, बनास। गुरुजी बनास तो याद ही है, आगे बताओ। अब राजा है, राजा डाई मारेगा, डाई को मतलब समझा, नेर में डाई मारा आपा, डाई मारोगे लेकिन नेर खारी है, तो डाई नदी और खारी नदी। बनास तो वही है, डाई और खारी, कौन मारेगा, राजा। डाई खारी बोलो, डाई खारी, डाई खारी, डाई खारी। तो बनास डाई खारी का त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है, राजमहल। सोम माई जाखम बनेश्वर, बनास डाई और खारी, याद हो गए 3। अरे 2 पॉइंट आपको याद हो गए क्या, चलें तीसरे पे। सुनने में तो याद, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बिगोद, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इनमें कहीं बे का नाम नहीं आ रहा, इसको तो पढ़ ही लिया सोम माई जाखम को। तो बे वाले 2 नदियां आएंगी यहाँ, एक तो बनास आ गई, एक बेचड़। गुरुजी बेचड़ नहीं है, बेड़च है, नहीं कहीं बोलते हैं बेड़च, बेचड़ बोल देते से। बनास बेड़च मेनाल, देखो बे वाली नदी बहन लेनी है जहां बिगोद होगा, मेनाल आप याद कर लेना। तो बोलो बनास बेड़च मेनाल, बनास बेड़च मेनाल, बनास बेड़च मेनाल, बनास बेड़च मेनाल। रामेश्वरम धाम कहाँ पड़ता है, बस इसमें आप फेमस नदी लिख लो, बनास होगी, चंबल होगी। अब फेमस जो होता है वो सीप के अंदर पिरोया जाता है, उसको जो फेमस नदियाँ आएंगी ना जहाँ पर बनास और चंबल, उसको सीप में पिरोया जाता है। रामेश्वरम एक अच्छा स्थान है, वो नहीं है रामेश्वरम जहाँ 4 धामों में आता है, ये भी एक धाम ही है, क्योंकि इसे भी मीणाओं का प्रयागराज कहते हैं। मीणा जाति का प्रयागराज किसे कहते हैं, हाँ जनजाति टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ पर मीणा जाति के बारे में आप पढ़ोगे कि मीणाओं का प्रयागराज रामेश्वर कहलाता है। तो बनास चंबल सीप का त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है, रामेश्वरम। जोधपुरा का अंदर याद रखियो बम्बे, बम 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 बम्बई, बम्बे। बै से बनास, मैं से मासी और बै से बांडी। बनास, मासी और बांडी नदी का त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है, वो बनता है जोधपुरा टोंक में। राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम में वेणेश्वर, बोलो सोम माई जाखम, सोम माई जाखम याद है। राजा डाई मारेगा खारी नदी में, राजा डाई मारेगा खारी नदी में, राजा तो राजमहल में। बनास तो यही है सारियों में, बनास के बाद डाई और
बे से बिगोद, बे नाम आए वहाँ बनास और बेड़च लेना है, और फिर मेनाल। बनास बेड़च और बनास बेड़च और रामेश्वरम, रामेश्वर राम का नाम है तो बड़ी बड़ी नदियाँ लेनी है राजस्थान की, बनास और चंबल सीप में पिरो के रखेंगे। अच्छा, हनुमान जी को वो सीप की माला दी गई थी ना लास्ट में, तो हनुमान जी वो तोड़ तोड़ कर देख रहे थे, तब कहा ये क्या कर रहे हो? कहा इसमें ढूंढ रहा हूँ राम और सीता है या नहीं, अगर नहीं है तो ये मेरे कोई काम की नहीं है, चाहे कितनी भी कीमती हो। जिस कोई भी वस्तु है उसके अंदर राम और सीता विराजमान होगी वही मेरे काम की होगी। तो फिर कहा कि तू भी काम का नहीं है। कैसे कैसे? क्या तेरे अंदर है राम और सीता? क्या बिल्कुल है। तब उसने सीना चीर के दिखा दिया था, सीता भी थी और राम भी था। अब आती है बात तुम पर, हाथ चीरते हो कुछ नहीं निकलता, सिर्फ खून निकलेगा, और हाथ तक चलो ठीक हो जाता है यहाँ से तो, क्योंकि बताया जाता है कि इससे नीचे लगे कहीं भी चोट और इससे नीचे लगे तो इंसान ठीक हो जाता है, अगर कट भी जाए ना ये तो भी इंसान बच जाता है। कभी हनुमान जी वाला मोटिवेशन मत लेना, ये दिल देख मेरा धड़क रहा है तो मामला खराब हो जाएगा। क्योंकि कई गाने देखते हैं, दिल चीर के देख, कुछ नहीं हड्डियां निकलेंगी और कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं रियल बता रहा हूँ, कभी हवाबाजी कर भी मत देना ऐसी। रामेश्वरम धाम कहाँ है? तो सवाई माधोपुर में, बनास चंबल और सीप नदी का संगम। जोधपुर, जोधपुरा टोंक के अंदर है। बनास बम्बे, बनास मैं से मासी और बै से बांडी। क्लियर हुआ? ठीक है आज के लिए, है ना? हाँ, जलवायु टॉपिक पढ़ा? कौन सा आया था? आता है, ये काफ़ी आते हैं, ये भी आता है प्रश्न, ये भी आता है, बिगोद वाला भी आता है। ये कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं बिगोद जो है वो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, ऐसे भी आ जाते हैं प्रश्न, कहीं से भी उठ जाएगा, तुम्हें तैयार एकदम रहना है। जलवायु टॉपिक और मृदा का टॉपिक शनिवार को टेस्ट है, याद है ना तुम्हें? जलवायु तो अच्छा कंसेप्ट समझ के कर लिया। अच्छा, अब उस गाने पे विश्वास नहीं करोगे, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, क्योंकि भगवान यार के बाप का नौकर नहीं है, क्योंकि अल नीनो आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मानसून को कमज़ोर कर देगा वो। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं।